नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक नया शानदार सा टॉपिक पढ़ाता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जाना था कि जो किरचॉफ सर थे उन्होंने कितने बड़ी बात बताई। दो नियम बताए, वोल्टा का नियम और विद्युत धारा का नियम, संधि नियम या लूप नियम। उस नियम से हमने जाना कि हमारे घर के अंदर, हर कमरे के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के उपकरण चलते हैं, वो उपकरण उस विद्युत ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। वो रूपांतरित करने के लिए वो एक तगड़ा जाल बिछा रहता है। उस जाल को समझने के लिए किरचॉफ ने एक नियम बताए थे, दो नियम बताए थे, एक संधि नियम, दूसरा लूप नियम। उसके बारे में हमने विस्तार से जाना, उस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। तो वो लास्ट लेक्चर में आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा, वो जिसको अच्छे से समझ में आ गया, वो अब इस लेक्चर को गौर से समझने का कोशिश करे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। नाम में क्या देखो, नाम में कौन कौन आएगा? व्हीट, एक वैज्ञानिक का नाम है व्हीट, दूसरे का नाम है स्टोन, व्हीट स्टोन। और इन्होंने क्या बनाया? सेतु बनाया। सेतु किसे कहते हैं दोस्तों? सेतु क्या कहलाता है? ब्रिज कहलाता है। ये बिहार वाला ब्रिज नहीं है जो कभी भी गिर सकता है। ये ब्रिज है अपने फिजिक्स का ब्रिज, जो कभी नहीं गिरने वाला है। जो हमारे घर के अंदर तारों का जो नेटवर्क होता है, जाल होता है, उस जाल को अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से बिछाकर हम घर के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों, उस जाल में एक छोटा सा जाल है, वो जाल है, उसके अंदर एक सेतु बनाया गया है। वो सेतु किसने बनाया है? एक पुल बनाया है। पुल कैसे बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया? व्हीट और स्टोन, दो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। समझने की कोशिश करते हैं उनका मकसद क्या है, ये सेतु क्यों बनाया है। देखो, पहली बात तो ये बताओ, कोई नदी जा रही है, सेतु क्यों बनाते हैं? इधर का आदमी इधर जाना चाहता है, सेतु कब बनता है, ब्रिज कब बनाते हैं? इधर से कोई नदी जा रही है, इसमें से आम आदमी तैर कर नहीं जा सकता क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है। तो आप उसको तैर कर नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से उस सेतु के ऊपर जा सकते हो, गाड़ियां चला सकते हो, आप पैदल पैदल ब्रिज भी बना सकते हो। भाई एक सिंगल आदमी जा सकता हो। तो आपने देखा होगा जैसे असम में, मणिपुर में, उधर की तरफ क्या होते हैं, ऐसे ब्रिज होते हैं जो लकड़ियों से बनाकर गांव के लोग क्या करते हैं, नदी को क्रॉस कर लेते हैं। लकड़ियों का ब्रिज बना लेते हैं जिसमें आदमी, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो आराम से बच्चे उसके ऊपर जा सकते हैं। या फिर इसको आप लोहे का बना सकते हो। जैसे आप इधर चले जाओ, हिमाचल की तरफ चले जाओ, तो हिमाचल में आपको लोहे के ब्रिज भी बहुत सारे मिलेंगे। आपको ऐसे हैंगिंग ब्रिज भी बहुत सारे मिलेंगे जिसमें केवल एक सिंगल, दो पिलर होते हैं और दो पिलर के ऊपर लटका दिया जाता है। गॉड ब्लेस यू। तो एक लोहे का ब्रिज होता है, उस ब्रिज के ऊपर क्रॉस कर सकते हो। ऐसे ही सीमेंटेड ब्रिज तो आजकल हर जगह हाईवे पे आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यहां से यहां कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया गया है। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तारों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे एक तार ये जा रहा है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये ऐसे यहां तक जा रहा है, दूसरा तार इधर जा रहा है और इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमेशा क्या लगाई जाती है? एक बैटरी लगाई जाती है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई है। और यदि आपकी इच्छा हुई कि मेरे को इस बैटरी से विद्युत धारा नहीं लेनी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर देना है? स्विच को ऑफ कर देना। तो यहाँ कुंजी लगाना भी, जब जब भी आप विद्युत परिपथ बनाओ तो वहां पर कुंजी जरूर लगाओ, स्विच जरूर लगाओ। क्योंकि स्विच क्या होता है, जब भी आपको जरूरत पड़े उसको ऑन कर लो, स्विच ऑफ घर पे आप देखते ही हैं। घर पर स्विच लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपने पंखे 24 घंटे चलेंगे, ट्यूबलाइट 24 घंटे जलेगी, एसी 24 घंटे चलेगी, तो आप ये समझ लो उसका भुगतान कितना महंगा पड़ेगा हमारे लिए। तो यहाँ कुंजी लगाना भी बहुत ही जरूरी है। इस तरह से दोस्तों, एक बैटरी जो होता है, इस बैटरी से हमें वोल्टा मिलेगी, इससे विद्युत धारा मिलेगी और वो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होने लग जाएगी? एक इधर जाएगी, इसको मैं I1 बोलता हूँ, एक इधर जाने लग जाएगी। ये I1 दो भागों में बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही है? एक
संधि बन रही है। ये इस तरह से रास्ते में पहुंचते पहुंचते एक यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर भी क्या बन रही है, एक संधि बन रही है। एक I2 विद्युत धारा इधर से, I1 इधर से। बताइए यदि मैं यहां पर एक ऐसा तार बिछा दूं, बताइए ये क्या कहलाएगा, ब्रिज कहलाएगा, सेतु कहलाएगा। अब इसका फायदा देखना आप, बहुत तगड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। व्हीट स्टोन दोनों वैज्ञानिकों ने ये जो सेतु बनाया, इस सेतु की मदद से हम क्या क्या नहीं कर सकते। विद्युत परिपथ के अंदर हम ये बता सकते हैं वोल्टता का मान कितना है, हम ये बता सकते हैं कोई सेल जो है उसके अंदर प्रतिरोध कितना, कितनी बड़ी बात है। हमने कहा था कि आयन आयन से टकराते हैं, विद्युत अपघट्य के आयन विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में गमन करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत ऊर्जा को लेकर जाते हैं, तो वो दूसरे आयनों से क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। उस टक्कर का मान पता करना है, वो कितनी टक्कर करते हैं, यानी कितना प्रतिरोध वहां पर बनता है, उसका मान भी हम इस तरह के सेतु की मदद से कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, आपने मीटर देखा, मीटर देखे होंगे अलग अलग, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इन सभी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, वेट स्टोन सेतु का यूज करते हैं। उसको हम हेल्प लेकर, इसकी मदद लेकर हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना हो, यानी इस पर आधारित जो डिवाइस है वो भी हम आगे सीखेंगे। वो प्रैक्टिकल में सीखोगे, आपकी थ्योरी से वो पोर्शन हटा दिया गया है। थ्योरी का पोर्शन जैसे मीटर सेतु है, फिर आपके विभव मापी है, वो दोनों पोर्शन आपके हटा दिए गए, वो आप प्रैक्टिकल सीखोगे। पर ये जब आपको यही समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल कहाँ से सीखो। देखो आपको जैसे ही कोई एग्जामिनर पूछेगा तो आप उसकी तरफ देखते रह जाओगे, ताकते रह जाओगे, किस तरह से उसको सोल्व करोगे। आइए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने अच्छे से सीखा था कि एक जो लूप होता है उसमें वोल्टता का नियम कैसे लगाना है, एक संधि होता है उस पर धारा का नियम किस प्रकार लगाना है। तो बताइए ये दो संधि थी, अब कितनी बन गई, कितनी बन गई, चार संधि बन गई है। अब इसमें हम विद्युत धारा इधर से आई गई, ये I1 में बट गई, ये I2 में बट गई। सपोज इसमें IG विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, गैल्वेनोमीटर है ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर में प्यारे बच्चों IG विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इधर से IG जा रही है, इधर से I1 जा रही है। इधर वाली करंट कितनी होगी, इसको मैं I3 बोल देता हूं, और इधर से इसको I4 बोल देता हूं। यहां वाला जो प्रतिरोध है इसको मैंने R1 बोल दिया है, इसको R2 बोल दिया है, इसको R3 बोल दिया है, इसको R4 बोल दिया है। ठीक है, ये मेरा एक वेटस्टोन सेतु हो गया। आइए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें लगाते हैं लूप नियम। लूप नियम की मदद से, यानी विद्युत धारा तो मैंने किससे बता दिया, संधि नियम से। अब लूप नियम बताओ। वेटस्टोन सेतु, वेटस्टोन सेतु एक विद्युत परिपथ में बना सेतु है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही इसकी सहायता से मीटर सेतु, विभिन्न उपकरण जैसे मीटर सेतु,
विभवमापी आदि का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम इस सेतु को यदि समझ गए तो हम क्या बना सकते हैं, मीटर सेतु बना सकते हैं, जो क्या काम में आने वाला है, वो प्रतिरोध ज्ञात करता है, अज्ञात प्रतिरोध को। और विभव मापी बना सकते हैं, जो क्या बता सकता है, विद्युत वाहक बल बता सकता है, विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकता है, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता सकता है कि सेल के अंदर आयनों के बीच में टक्कर कितनी हो रही है। तो इस तरह के जो उपयोग है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े, चलो ये तार सही है कि नहीं है, कोई भी हमारे घर के ऊपर कोई घर में कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कोई समस्या आ गई कि टीवी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो हम किसको बुलाते, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन आते ही चेक क्या करता है, वो ये चेक करता है कि ये तार जो है ये पूरा सही है कि नहीं है। तो वो तार सही है कि नहीं, उसके लिए क्या करता है, उसका प्रतिरोध चेक करता है। प्रतिरोध उसका, यदि तार का प्रतिरोध आ रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं है, वो एकदम सही है। जैसे कोई मोटर खराब होगी, तो मोटर खराब होगी तो मोटर के अंदर से 2 तार बाहर निकल के आते हैं या 4 तार बाहर निकल के आते हैं। उन तारों पर क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो सबसे पहले उसका प्रतिरोध चेक करता है कि ये तार एकदम सही है क्या, प्रतिरोध उतना ही आ रहा है कि जितना ही तार का होता है। यदि वो उतना नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो तार अंदर से फॉल्ट हो चुका है। केवल आपको उस तार को रिपेयर करना और वो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैकेनिक उस देखते ही क्या कह देता है कि भैया आपकी मोटर अब क्या हो गई है, जल चुकी है, खराब हो चुकी है, इसको बंधवाना पड़ेगा, ऐसा ही तो कहता है। देखते नहीं तो वो पूरा खोलता है क्या उसको, और बाद में पता चला, खोलने के बाद पता चला तार का, मोटर का तार तो एकदम सही है और मोटर उसने पूरी खोल लिया, अपने तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिशियन को ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु किस तरह से काम करता है। इसकी मदद से हम किस प्रकार कोई मोटर खराब है उसका पता कर लेते हैं, किस तरह से कोई पंखा खराब है उसको देखते ही पता कर लेते हैं, हाँ ये पंखा एकदम सही है, गड़बड़ है तो इसमें कंडेंसर में होगी, या आप इसको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल जो वायर इससे कनेक्ट कर रखा है उसमें गड़बड़ है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब उसके अलावा कोई गड़बड़ है, यानी हम उसका प्रतिरोध चेक करके ही प्राइमरी स्टेज पर ये बता देते हैं इसके अंदर क्या है, फॉल्ट है या नहीं है। तो ये बेसिक चीज है, ये इलेक्ट्रिकल उपकरण की सबसे बेसिक नीड है, ये बहुत ही जरूरत है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये काम कौन कर सकता है, यानी व्हीटस्टोन सेतु को अपने को इस काम के लिए समझने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं, किसकी सहायता से, हम अब हमारे जो किरचॉफ सर थे उन्होंने जो नियम बताया था किरचॉफ के वोल्टा नियम से, के लूप नियम या वोल्टा नियम से, वोल्टा नियम से। लूप कौन सा है, लूप देखो, लूप ऐसे तो बहुत सारे बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक पूरा बन रहा है, एक इस तरह से घूम के आओ ये बन रहा है, एक इस तरह से घूम के आओ ये बन रहा है, एक इस तरह से घूम के आओ ऊपर वाले से ये बन रहा है, एक आप कहने का मतलब इस तरह से आओ ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये यहाँ से ये हो गया, एक यहाँ से ये हो गया। लूप बहुत सारे बनेंगे, तो कोई भी 2 लूप अपने को लेना है जिससे हमारे पास I1 I2 की वैल्यू आ जाए। आइए देखो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ I3 की वैल्यू कितनी है, पहले लूप बता देते हैं, A C D और A, A C D और A से, A C D A से बताओ भाई बच्चों, A C D A लूप ले लिया मैंने, तो इसमें बताओ वोल्टता का कोई स्रोत है क्या, वोल्टता का स्रोत नहीं है, तो बराबर क्या कर दूं मैं, 0। वोल्टा का स्रोत नहीं है पर वोल्टा खाने वाले जरूर है। कौन कौन खा रहा है, R1 कितनी खा रहा है, I1 है R1, बताओ और कौन खा रहा है, R2 कितनी खा रहा है, I2 R2, और कौन खा रहा है, गैल्वेनोमीटर कितनी खा रहा है, -Ig, और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल G। इसको मैंने समीकरण बोल दिया 1। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो, यानी वोल्टा नियम के तहत हमको किरचॉफ क्या कहते हैं कि उसमें उस लूप के अंदर पहले तो ये ढूंढो कि कोई वोल्टता का स्रोत है क्या, तो वोल्टता का स्रोत इसके अंदर नहीं है, तो इसकी वोल्टता कितनी होगी, स्रोत की 0 होगी।
अब बताइए उस वोल्टता को खाने वाला नहीं है, तो वोल्टता बाहर से मिल रही है कहीं से, पर लूप के अंदर नहीं है, तो बाहर से मिल रही है, पर उसको खाने वाला कौन कौन है? यहाँ R1 है, R2 है, G है, ये लूप यही तो ले रखा है हमने ये वाला। तो यहाँ खाने वाले ये तीनों है, कितने कितने खा रहे हैं ओम के नियम से? I1 R1, I2 R2। यहां मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि देखो मैं इधर से इधर चलता हूं तो ये कितना आ जाएगा? माइनस। हाँ सॉरी, ये भी आएगा भी, ये भी माइनस आएगा। I2 R2 भी क्या आ जाएगा? माइनस। इधर से आप बढ़ो, जो इसकी सीधी दिशा में आ रहा है वो तो प्लस, और उल्टा आ रहा है वो माइनस। माइनस IgG माइनस I2 R2, इधर से आ रहे हैं ना, माइनस I2 R2। क्लियर है? इसी प्रकार लूप ये वाला CBDC, CBDC ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है मैंने CB यूज किया, आप यहां से DCBD भी बोल सकते हो या BDCB भी बोल सकते हो, है ना? कहां से शुरू कर रहे हो वहीं पर खत्म करना, ध्यान रखना, ठीक है? CBDC से क्या है बताइए खाने वाला? कोई इसमें स्रोत है क्या? नहीं है। खाने वाला कौन कौन है? I3 R3, माइनस का I4 R4, इसी दिशा में ये जा रहा है IG कैपिटल G। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब क्लियर है। चलो तो बच्चों अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, चूंकि I3 का मान कितना है बताइए संधि नियम से? संधि नियम से बताओ आप में से। यहां पर आने वाली विद्युत धारा C पर जाने वाली विद्युत धारा की क्या होगी? बराबर। आने वाली कौन कौन सी है यहाँ पर? I1 और IG। जाने वाली कौन सी है? I3। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस IG। समीकरण इसको मैं क्या बोल दूं? A बोल देता हूं, या इसको आप इसको 1 बोल देना, इसको 3 बोल देंगे, एक और बनाएंगे। और ऐसे ही संधि D पर बताओ, D पर आने वाली कौन कौन सी है? आने वाली है I2। जाने वाली कौन कौन सी है? IG और I4। ये समीकरण 2 हो गई। अब ये हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब यहां पर मैं एक वर्ड लिखूंगा जिसे बोलूंगा संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा कि बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव, जिसे मैं बोल रहा हूं VC, किसके बराबर होगा? बिंदु D पर विभव के। विभवांतर यूज नहीं कर रहा मैं, विभव यूज कर रहा हूं। बिंदु D पर विभव के क्या होगा? बराबर होगा। तब क्या होगा? संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था मेरे बच्चों समझना है तो इसके लिए आपको आसान सा तरीका बताऊं। एक रस्सा कसी का गेम सभी ने खेला आपने। सपोज एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, ठीक है? अब ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। यहाँ आपने एक गांठ लगा रखी है, वो न तो इधर जा रही है न इधर जा रही है, तब कोई सा भी विजेता नहीं होता है, ठीक है? और तो हमने देखा कि इस रस्साकशी के गेम में एक बंदा इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। ये वाला बिंदु यहां से नहीं खिसकेगा, ये गांठ लगी हुई इधर से नहीं खिसकेगी। कब? जब तक दोनों तरफ का बल क्या होगा? समान होगा। उस स्थिति को हम क्या कहते थे बताओ बच्चों? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। ऐसे ही साम्य अवस्था हमारे यहां पर भी रहती है। विद्युत तारों के नेटवर्क में भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा एक पक्षी तार के ऊपर बैठा रहता है, उसे कोई करंट नहीं लगता, पर आप हाथ लगाओ तो करंट लगता है। यदि आप हवा में उस तार को पकड़कर झूलते रहो तो आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक तार को पकड़ रखा है। उस पक्षी ने भी उसको एक तार के ऊपर बैठा है। यदि
वो अर्थ से संपर्क हो जाए, यानी विभव का अंतर हो जाए, तो उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब जब भी ध्यान रखना, करंट जो है तभी लगती है जो विभव का अंतर है। दोस्तों इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा उदाहरण बताओ, जिंदगी के अंदर रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। यदि 11,000 का तार टूट गया और आपके सामने पड़ा है, आप कैसे जाओगे उससे बचकर? एक टांग को उठाकर जाओ या ऐसे कूद कूद कर जाओ? यानी आप दोनों पैर जो रख रहे हैं आपने, ये दोनों जो पैर है, नेक्स्ट भी दोनों को साथ में रखो, दोनों पैरों को साथ में रखते रखते ऐसे जंप करते करते जाओ। ऐसा नहीं कि आप एक पैर को आगे एक पैर को पीछे रखोगे, यहां पर विभव में क्या हो जाएगा? अंतर। आपके अंदर क्या दौड़ने लग जाएगी? विद्युत धारा। तो करंट कब दौड़ती है? जब विभव का अंतर होता है। आपने दोनों पैरों को साथ रखा है या लंगड़ी टांग से चलते गए तो आपको करंट नहीं लगेगी। आपने इसको अंतर कर लिया हो तो आपको करंट का शॉक, झटका लग सकता है। तो इससे बचने का उपाय यही है। तो अब क्या करें, देखो यहां पर क्या कहते हैं, विभव बराबर है, तो इसको इस स्थिति को क्या कहूंगा मैं? साम्य अवस्था। यहां पर इसे संतुलन की अवस्था बोल दो। संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था बात एक ही है, पर विभव वाली है तो इसको हमने जैसे यहाँ पर बैलेंस बोला, एक तरह से बैलेंस स्टेट है। संतुलन है, दोनों का विभव क्या है? बराबर। विभव बराबर है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी मतलब कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दोनों के बीच में? सी और डी के बीच में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? IG। और इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इस समीकरण को कहां पर रख दो? 1 और 2 में। समीकरण 1 व 2 में IG का मान रखने पर, IG का मान रखने पर बच्चों क्या आ जाएगा? I3 बराबर I1 और I2 बराबर क्या आ जाएगा? I4। इसको समीकरण में बोल दूं 6। ये दोनों मान आ गए इक्वल वाले। अब यहां पर क्या करो, यहां पर ये दोनों समीकरण जो है 3 और 4, इसमें IG का मान 0, IG का मान 0 रखो और 0 रखकर हाँ इसमें भी रखो आप। ये IG का मान जो है वो किस में रखेंगे? 1 2 3 4 सब में रख दो। 1 2 3 व 4 चारों समीकरण में रख दो। तो एक समीकरण तो ये मिल जाएगी। एक समीकरण क्या मिलेगी? देखो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर 0। एक और क्या बन जाएगा? I3 R3 माइनस I4 R4 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको क्या कर दो? बराबर कर दो। I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है, यहां से भी क्या हो जाएगा? I3 R3 बराबर I4 R4। बच्चों यहां से एक समीकरण बनेगी R1 डिवाइडेड बाई R2 कर लो। R1 बटे क्या कर दूं मैं? R2। R2 को इधर ले आए, I1 इधर चला गया, I2 बटे बनेगी I2 बटे I1। ऐसे ही यहां पर भी एक समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहां समीकरण मैं बनाना चाहता हूं, समीकरण को एक थोड़ा सा मैं ट्रिक लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं I2 बटे I1 करना चाहता हूं। I2 बटे I1 यानी यहां पर I2 किसके तुल्य है? I4। तो I4 को ऊपर ले लो, इससे तुलना कर लेंगे अपने, है ना? तो I4 को क्या बना दूं मैं? I2 बना दूंगा, बाद में बनाऊंगा, अभी तो मैं रेशियो ले रहा हूं। तो ऊपर I4 वाला रख लो, I3 को नीचे ले जाओ, तो I4 बटे I3 बराबर क्या होगा बच्चों? R3 बटे R4। ये बन गई समीकरण 7A, ये बन गई 7B। हम क्या जानते हैं? समीकरण 6 से यहां पर लिख दूं, समीकरण 6 से हम क्या जानते हैं कि I1 तो I3 के बराबर है और I2 I4 के बराबर है, यानी समीकरण 6 का मान किस में रख देंगे? 7B में रखने पर, 7B में रखने पर, 7B में रखने पर क्या हो जाएगा? I4 की जगह क्या रख दिया मैंने? I2, और I3 की जगह क्या रख दिया? I1। दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो किसके बराबर आ गया? R3 बटे R4।
जो किसके तुल्य है, देखो I2 बटे I1 किसके तुल्य है, R1 बटे R2 के। तो इसको मैं एक बार समीकरण बोल दूं 8, और ये 8 जो है ना 8 व 7 A की तुलना करने पर, आगे क्या करोगे, 8 व 7 A की तुलना करने पर, तुलना करने पर बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, I2 बटे I1 ये भी है, I2 बटे I1 ये भी है, यानी R1 बटे, यह इधर है R3 बटे R4 बराबर R1 बटे R2 आ गया। ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन सेतु का रिजल्ट, जिसमें जो भी प्रतिरोध अज्ञात है, चाहे उसको यहां पर रखो चाहे यहां पर रखो, सपोज ये वाला अज्ञात है तो यहाँ R4 को वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, R3 का वहां उधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे R4 फाइंड आउट करना है तो R4 तो उधर ले जाओ, तो R2 बटे R1 गुणा R3 आ जाएगा, समझ गए ना। और यदि यहां पर रख रहे हैं तो R3 बराबर क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 गुणा R4 आ जाएगा। तो यहां से अज्ञात प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं कि R4 ले लेता हूं, तो R4 R3 ले लो सपोज बच्चों, R3 ऊपर वाली शाखा पर मैंने जोड़ दिया है, तो R3 बराबर क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 गुणा R4। ये रहा अज्ञात प्रतिरोध। ये क्या है दोस्तों, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध का मान बाकी जो ज्ञात प्रतिरोध है उनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसे मैंने क्या बोल दिया, अज्ञात प्रतिरोध, यह है अज्ञात प्रतिरोध, और इसका जो मान है वो हम बाकी जो तीनों ज्ञात प्रतिरोध है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये रहा सारा कंप्लीट, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो बच्चों हमने देखा व्हीटस्टोन सेतु की मदद से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसा ही उदाहरण कराता हूं जो वोल्टा का नियम लगाकर हमें विद्युत धारा का मान या प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो एक जैसे आप एक ले लो घन, और घन की प्रत्येक भुजा पर क्या करना है आपको, घन की प्रत्येक भुजा पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा देना है। घन समझते हैं सारे के सारे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये एक वर्ग बन गया, ऐसे ही एक इधर बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये पीछे है सारा का सारा, ये समझ लीजिए एक ये घन है, और इस घन की प्रत्येक भुजा पर क्या लगा हुआ है, एक ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक आर आर बोल देता हूं मैं इसको। कितने प्रतिरोध हो गए बताइए, जितने इसके एज होंगी, जितने किनारे होंगे ना, उतने इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध हो जाएगा। तो आर का मान कितना दे रखा है बच्चों, आर बराबर 1 ओम, ठीक है। इसका ये कोणा पकड़ा और एक ये वाला कोणा पकड़ा, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, इसको मैंने एप्सिलॉन बोल दिया। यहां पर एक कुंजी लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सेम टू सेम, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, और इस विद्युत धारा का मान कितना होगा पहले वो बताइए। चलो, तो विद्युत धारा का मान पता करने के लिए बताओ, इतना तगड़ा नेटवर्क आपके सामने दे रखा है, इस नेटवर्क से आपको प्रतिरोध का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, तो वहां प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम समांतर क्रम, हालांकि आपकी श्रेणी क्रम समांतर क्रम हटा दिए, परंतु उसके द्वारा ये नहीं होता है, यहाँ वोल्टा का नियम लगाना होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक लूप बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से मैंने एक पूरा घन मान लिया है। इसमें एक शाखा, सपोज इसमें 3 आई करंट प्रवाहित हो रही है, ये 3 शाखाओं में बराबर बराबर बटेगी, तीनों प्रतिरोध बराबर है ना, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, ये आई यहाँ पर पहुंची, 2 शाखाओं में बट गई, बराबर बराबर बटेगी, आई बटा 2, आई बटा, फिर ये यहां जाकर इधर से कितनी चलेगी, ये आई बटा 2, ये भी आई बटा 2,
इधर से आई बटा 2 हो गई, इधर से आई बटा 2 हो गई, ये आई बन गई। इस तरह से ये इधर से आई आई, इससे भी आई आई, इससे भी आई आई, ये वापस कितनी बन गई दोस्तों 3i बन गई। तो एक लूप नियम बनाइए आप, जैसे लूप ए बी सी डी और फिर एक मैंने लूप ले लिया, और इस लूप में क्या क्या आ रहा है देखिए, वोल्टता कितनी आ रही है, यानी यहां से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर ऐसे आया मैं, ठीक है। इसमें बताओ वोल्टता कितना है 10। खाने वाला कौन कौन आ रहा है इसके अंदर, आर, ठीक है, एक आर प्लस यहां कौन है, यहां आई थी ना करंट, आई, यहां एक ही आ रहा है बी से सी के बीच में, कितनी है करंट, आई बटा 2। खाने वाला कौन है, एक आर, इसके बाद में आई आर, ये कितना हो गया, एक और एक दो, दो और आधा ढाई, ढाई को क्या लिख सकते हो 5 बटा बराबर 10, ठीक है। अब यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा 10 बट्टा, इसको आप हाँ एक बार ऐसे लिख लो, 5 बटा 2 आर गुणा आई बराबर 10। दोस्तों यदि आपको कोई कहे कि बताइए इसका इस पूरे को एक पूरा को पूरा प्रतिरोध मान लो, पूरा प्रतिरोध मान लो, है ना, तो पूरा प्रतिरोध मान ले, इसको समीकरण 1 लिख देता हूं मैं, इसको पूरे को एक प्रतिरोध मान ले तो वो क्या हो जाएगा V बराबर आई आर, इसको मैंने तुल्य प्रतिरोध मान लिया बड़े वाले को, पूरे को पूरे, ठीक है। V कितना दे रखा है 10, आई करंट कितनी दे रखी है 3i गुणा Req, Req का मान कितना आ गया 10 बटा 3i, ठीक है। और इसके इससे तुलना कर दो आप, 10 बटा आई ले जाओ इधर, तो 10 बटा आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 बटा आई, तो इस 3 को इधर ले आओ, या इसको आप इसको आई को उधर ले जाओ, 5 बटा 2 आर बराबर 10 बटा आई, और इस आर को इधर ले जाए, ये किसके तुल्य हो जाएगा 3 से गुणा और कर दो इसको दोनों तरफ से, ऊपर नीचे की तरफ, 3 गुणा 3i, ये कितना बन गया, ये Req कितना आ गया दोस्तों, Req का मान कितना आ गया 5 बटे 2, 5 बटे 6 आर, और आर का मान कितना है 1 ओम, तो हम क्या कह सकते हैं आर बराबर 1 ओम, तो आर तुल्य का मान कितना आ गया दोस्तों 5 बटा 6 ओम। अब मुझे क्या ज्ञात करनी थी, करंट ज्ञात करनी थी आई, और आई बराबर क्या होगा बताओ, प्रतिरोध विभवांतर कितना 10, प्रतिरोध कितना 5 बटा 6, परंतु यहां आई कितनी है 3i, तो 3i बराबर क्या होगा 10 बटा 5 बटा 6, 6 को ऊपर ले जाओ, तो 60 बटा 5, 12 पंजो 60, आई चाहिए, आई यानी आई बराबर 12 बटा 3 यानी 4 एम्पियर। इस तरीके से हम लूप नियम, वोल्टता के लूप नियम की मदद से एक मुश्किल से मुश्किल नेटवर्क के अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्या ये आपके प्रैक्टिकली काम का है? अरे बच्चों काम का है। हमने इतनी सारी ब्रांचेज बनाई, इतनी सारी शाखाएं बनाई, इतने सारे कमरों के अंदर ये बल्ब लगाया, कहीं पर पंखा लगाया, कहीं पर एसी लगा दी, कहाँ ट्यूबलाइट लगा दी, पता नहीं हमने क्या क्या लगाया, कहाँ कहाँ पे कितने कितने एम्पियर के सॉकेट लगाए, और हमने बाहर से जो तार लगा रखा है इसकी कैपेसिटी हमें मालूम ही नहीं कितनी है। हमें यहाँ पर कितनी कैपेसिटी मिल रही है, 4 एम्पियर का वायर कैपेसिटी का होना चाहिए, तभी ये वायर सस्टेन करेगा, नहीं तो ये जल जाएगा। इसका हमको विशेषकर ध्यान रखना है। तो हम वोल्टता के नियम की मदद से, संधि नियम की मदद से हम इतना कुछ कर पाते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाते हैं। साथ ही साथ उस पर आधारित जो उपकरण है हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर, हम मीटर सेतु, विभव मापी, उनके द्वारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो, ये सारे के सारे उपकरणों को हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे भी। उसका वीडियो भी आपके लिए एक पृथक रूप से आ जाएगा। अभी हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है गतिमान आवेश वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।